हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स फाइनेंस के ऊपर, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो ये कोर्स तुम्हारे लिए है। नंबर 1 कोर्स इन फाइनेंस, वर्ल्ड का नंबर 1 कोर्स, जिसका नाम है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। हम इस बारे में आज बात करेंगे, पूरे कोर्स के बारे में समझेंगे कि एक CFA कौन होता है। CFA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जो फाइनेंस का एनालिस्ट है, जो फाइनेंस का एनालिसिस करता है, उसको बोलते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब इसको शुरू करने से पहले मैं तुम्हें दो चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। एक तो इस कोर्स का क्या एवरेज पैकेज होता है एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का, एक बिगिनर का जो CFA क्वालिफाई किया है, बिगिनर का जो पैकेज होता है वो ऑन एन एवरेज $55,000 का होता है पर ईयर, जो कि इंडियन करेंसी में 41,25,000 रुपीज होता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मेरे पे भरोसा मत करो, मैं तुम्हें कोर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन कोर्स के बारे में शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं पूरा प्रिपरेशन करके आया हूं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बस आज कुछ बिना दिखाए ऐसे ही कुछ भी बोलूंगा और बोलूंगा तुम मेरे बात पर मान लो। आज मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी पर तो तुम्हें भरोसा है। चैट जीपीटी क्या है? वो पूरे गूगल से छानबीन कर जो फाइनल रिजल्ट होता है वो तुम्हें दिखाता है। तो मैं चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और चैट जीपीटी हमें क्या देगा? आंसर देगा। मैं चैट जीपीटी से 2 क्वेश्चन पूछा। पहला, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ CFA फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। एक बच्चा अगर CFA को क्वालिफाई करता है तो बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल में उसका क्या सैलरी होगा, एवरेज सैलरी। ऐसा नहीं कि मैं हाईएस्ट सैलरी लिखा हूं, मैं एवरेज सैलरी लिखा हूं, ठीक है। तो एवरेज सैलरी में सबसे पहला 0 से 3 इयर्स का जिसका एक्सपीरियंस होता है उसका सैलरी रेंज होता है $50,000 से लेकर 80,000। मतलब ये तो बोलता है कि 50,000 रुपए इनिशियल है, लेकिन मैं भी फिर भी सेफ साइड में 45,000 तुम्हें अप्रॉक्स 41 लाख का रेंज निकाला था। 50 से $55,000 का मैंने एवरेज लिया था, तो 50,000 से लेकर 80,000 बोलता है। मैं सेफ साइड में रहने के लिए 55,000 को मल्टीप्लाई किया था। मिड लेवल में चले जाओगे 3 से 7 साल के एक्सपीरियंस में, तो मिनिमम सैलरी इज 80,000 एंड मैक्सिमम इज 1,20,000। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में नहीं है, ये डॉलर्स में है। डॉलर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमम जो पैकेज आता है वो 40 लाख से ऊपर का पैकेज आता है, ठीक है। तो मिनिमम आगे का छोड़ो ना, अगर तुम CFA क्वालिफाई करते हो तो मिनिमम पैकेज एज पर चैट जीपीटी वो क्या बताता है कि मिनिमम पैकेज होने वाला है $50,000। एवरेज में 75 रुपीस डॉलर का प्राइस ले लेते हैं, कभी 80 भी होता है, कभी 70 भी होता है, तो 75 एवरेज ले लो। उसके अकॉर्डिंग भी 37,50,000 का पैकेज तुम्हारा निकल कर आता है। अगर मैं पूरा मिनिमम का बात करूं, और मुझे तो भरोसा है तुम पढ़ोगे तो पूरा मिनिमम पैकेज तो तुम्हारा लगेगा नहीं, मिड लेवल में तो पक्का से लगेगा। तो $60-65,000 का तुम्हारा पैकेज आराम से लगेगा। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चैट जीपीटी बोल रहा है। चैट जीपीटी पूरे गूगल में छानबीन कर जो बेस्ट और सबसे अच्छा और सबसे ट्रस्ट वर्दी आउटकम होता है वो दिखाता है हमें। और वो हमें क्या बोलता है? एवरेज सैलरी जो होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का, अगर वो बिगिनर है तो 50,000 से 80,000 डॉलर का होता है। अगर वो मिड लेवल में तो 80,000 से 1,20,000 डॉलर का होता है। और अगर वो सीनियर लेवल में तो 1,20,000 से 2 लाख प्लस का सैलरी उसका होता है एनुअली डॉलर्स में, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे को कोर्स ज्वाइन करने से पहले माइंड में आता है कि ये कोर्स का फ्यूचर में भी ऐसा डिमांड रहेगा या सिर्फ आज ऐसा डिमांड है। क्या आने वाले दिनों में भी ये जो डिमांड, ये जो पैटर्न है, ये कंटिन्यू होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो दूसरा क्वेश्चन मैं चैट जीपीटी से पूछा, इज डिमांड फॉर CFA इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या CFA का डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो चैट जीपीटी मुझे क्या बताता है? द डिमांड फॉर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट has generally been increasing over the past few years। पास्ट कुछ सालों से ये इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का रीजन भी दिया है। क्या रीजन है?
ग्रोइंग फाइनेंशियल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ग्रो कर रहा है, रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण हमें ज्यादा से ज्यादा सीएफए चाहिए ताकि वो लोग उस रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर पाए। राइजिंग वेल्थ एंड मैनेजमेंट नीड्स, लोगों का वेल्थ इंक्रीज हो रहा है जिससे कि उसको मैनेजर्स चाहिए होते हैं। रिकॉग्निशन एंड क्रेडिबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिसके कारण सीएफए का मार्केट कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है हमारा किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, एक, सैलरी क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या ये डिमांड फ्यूचर में भी रहेगा या ये डिमांड आगे जाकर कम हो जाएगा। तो दोनों का आंसर शायद तुम्हें मिल गया है, सैलरी भी अच्छा खासा होने वाला है और फ्यूचर में इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आओ समझते हैं कि सीएफए क्या होता है, कौन सीएफए होता है, सीएफए में हम क्या करेंगे। दुनिया का सबसे नंबर 1 कोर्स फाइनेंस रिलेटेड, अगर तुम्हें फाइनेंस फील्ड में अपना कुछ करना है, फाइनेंस फील्ड में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो उससे बेहतर, सीएफए से बेहतर कोर्स और कोई सा नहीं है। नंबर 1 कोर्स है सीएफए। इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। सैलरी तुम समझ गए हो एवरेज में क्या होने वाला है और इसका डिमांड फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये ऑलरेडी तुम समझ गए हो। आते हैं हम लोग डिटेल में, सीएफए कौन होता है, सीएफए क्या करता है, कहां से हमें सीएफए करना पड़ता है, क्या सीएफए करने का कोई कॉलेज है या कोई और जगह से हमें सीएफए करना पड़ता है। देखो, एक सीएफए इंस्टीट्यूट नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वो हमें सीएफए का डिग्री देता है। हमें सीएफए के लिए रेगुलरली कोई कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट के अंडर में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और रजिस्टर करवाने के बाद वो लोग हमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स और हमें कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको पढ़ के हमें क्या करना होता है, एग्जाम अपीयर करना होता है। और जब हम एग्जाम क्लियर कर जाते हैं हमें कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ता है और उस वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद हमें हमारा डिग्री मिल जाता है। कितने एग्जाम्स होंगे, क्या ड्यूरेशन लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा, वो सब हम इस पूरे जर्नी में, आज के क्लास में, हम आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। आखिरी तक बने रहना, लास्ट में जाकर मैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें सीएफए के बारे में बताने। देखो, A globally recognized profession designation given by the CFA Institute, एक CFA इंस्टीट्यूट नाम का इंस्टीट्यूट है, उसका वेबसाइट भी है CFA Institute.org। ठीक है, यहां इंस्टीट्यूट में जाकर, इस वेबसाइट में जाकर तुम पूरा पता लगा सकते हो सीएफए इंस्टीट्यूट के बारे में और सीएफए किस तरीके से कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मेन सीएफए का जो काम होता है वो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए होता है। जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, जितने भी वो कंपनीज होते हैं जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट के फंड्स को जो लोग मैनेज करते हैं, वो सबको इस सीएफए को हायर करते हैं। इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जो भी म्यूचुअल फंड चला रहा है, चाहे वो एक्सिस म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एसबीआई म्यूचुअल फंड हो या कोई भी प्रकार का म्यूचुअल फंड हो, वो एक सीएफए को हायर करता है उस फंड को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम। दूसरा जो काम होता है वो होता है फाइनेंशियल एनालिसिस का काम। हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें करते हैं। जो मेन काम सीएफए का होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम और सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब जो एक सीएफए करता है, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर में करता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक ऐसा लाइन है जहां पर अनलिमिटेड सैलरी मिल सकता है। अनलिमिटेड मतलब सैलरी का कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर तुम रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हो तो। अगर तुम रिटर्न जनरेट करके दे रहे हो तो तुम्हें कितना सैलरी मांगो, मुंह मांगा कीमत तुम्हें मिलने के लिए तैयार होता है और वो एक सीएफए को मिलता है अगर तुम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाले लाइन पर जाते हो तो। क्लियर है बात। अब सीएफए इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था 1962 में, तो ऑलरेडी 70 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, तो कोई रिस्क नहीं है, आराम से तुम इसमें अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, आओ और डिटेल में चलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सीएफए का, कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या करना होता है। सीएफए में हमें 3 एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जनरली जो लेवल 1 होता है वो बहुत आसान होता है,
लेवल 1 में बेसिक इन्वेस्टमेंट का नॉलेज हमें टेस्ट किया जाता है। जो लेवल 1 होता है वो फोकस करता है बेसिक नॉलेज के ऊपर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट टूल्स है उसके बारे में पूछता है। लेवल 2 जो होता है वो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड होता है कि तुम रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरीके से किस चीज को अप्लाई करोगे। और लेवल 3 जो होता है वो तुम्हारा एडवांस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होता है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मेनली जो तुम्हारा काम होगा, जो काम करके तुम्हें सैलरी मिलेगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसके बारे में होता है और वेल्थ प्लानिंग के बारे में होता है। तो बेसिकली 3 पार्ट में हमारा एग्जाम्स डिवाइडेड होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से लेवल का कितना कॉस्ट आएगा, क्लासेस कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, उसके बाद हमारा कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कब ज्वाइन करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। देखो तो 3 लेवल होता है, क्लियर है ये बात। लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। अगर तुम तीनों लेवल को क्रॉस कर लेते हो तो तुम एक CFA चार्टर्ड होल्डर बन जाओगे। हाँ, चार्टर्ड होल्डर बनने के लिए तुम्हें 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है। वर्क एक्सपीरियंस मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह में ही काम करना पड़ेगा, तुम कोई भी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। जनरली अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो रियल लाइफ में ये आसानी से हो जाता है, ठीक है। आ जाओ, टॉपिक्स कवर्ड। 10 ठो सब्जेक्ट होते हैं लेवल 1। हम बात की 3 ठो लेवल है, L1, L2 एंड L3। तीनों ही लेवल में टोटल 10 प्रकार के सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। हर में सब्जेक्ट कॉमन है। लेवल 1 में 10 सब्जेक्ट है, यही 10 सब्जेक्ट। लेवल 2 में भी यही 10 सब्जेक्ट है, लेवल 3 में भी यही 10 सब्जेक्ट है, और लेवल 1 से लेकर लेवल 3 हर बार हमारा सब्जेक्ट कॉमन है। लेवल 1 की बात करूं या लेवल 2, लेवल 3 सब्जेक्ट्स क्या क्या है? एक तो है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। हम एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रोफेशनली तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एथिक्स एंड प्रोफेशन के बारे में। दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड्स। बेसिकली ये मैथ्स टाइप का सब्जेक्ट है। जो तुम मैथ्स पढ़ते हो ना 11th 12th में, बेसिक मैथ्स, ये उसी के टाइप का सब्जेक्ट है मैथ्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स, यू नो दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो हर जगह है दुनिया में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस जो होता है ये बेसिकली अकाउंटिंग सब्जेक्ट टाइप का है। जैसे हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th में, उसी प्रकार से हमारा ये सब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली अगर तुम अभी तक देखोगे तो एक तो मैथ्स हो गया, दूसरा इकोनॉमिक्स हो गया, तीसरा अकाउंट्स हो गया, चौथा है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस भी हमारा अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट ही है। पांचवा इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये एक न्यू सब्जेक्ट है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हम कभी नहीं पढ़े हैं, ये हमारे लिए नया है। फिक्स्ड इनकम, ये भी एक नया है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर्स के ऊपर हम पैसा लगाते हैं, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमारा वही होता है। फिक्स्ड इनकम मतलब FD, रेंट। तो हमें बताता है FD ज्यादा अच्छा है या इक्विटी ज्यादा अच्छा है, फिक्स्ड इनकम करना चाहिए या इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं तो हमें एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए। हम सारा पैसा रिस्क की जगह में नहीं लगा सकते, हम सारा पैसा सेफ जगह में नहीं लगा सकते, हमें दोनों का मिक्सर करना पड़ेगा। तो ये दोनों हमें सिखाता है उन दोनों का मिक्सर। डेरिवेटिव्स, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देखते हो ना शेयर मार्केट में, एक दिन में आदमी 100 रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमा लिया, ये होता है डेरिवेटिव्स, और वो हमें सिखाया जाता है डेरिवेटिव्स के अंदर। तो बेसिकली तुम देखोगे तो कुछ तो 11 12 के सब्जेक्ट हैं, और बचे खुचे जो पार्ट है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो जो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, या तो वो जॉब करता है, जॉब में उसको अच्छा खासा सैलरी तो मिल ही रहा है, साथ में जॉब के साथ साथ वो अपना ट्रेडिंग भी अच्छा खासा कर सकता है, बिकॉज यहां पर ट्रेडिंग रिलेटेड नॉलेज भी पूरा कंप्लीट पढ़ाई करवाया जाता है। एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो तो तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में ऑटोमेटिकली सब कुछ पता होगा। तुम ऑटोमेटिकली जो पैसा सैलरी आ रहा है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जब तुम लोगों का फंड मैनेज कर रहे हो तो तुम अपना फंड तो और अच्छे तरीके से खुद मैनेज कर सकते हो। तो ये तुम्हें सिखाया जाता है CFA के अंदर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंदर। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एक टॉपिक है, और आखिरी टॉपिक जो हमारा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग, जो कि हमारा लेवल 3 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये L3 का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड L1 L2 में भी है लेकिन उतना नहीं है, बस बेसिक बेसिक दिया हुआ है।
L3 में जाकर ये सब सब्जेक्ट बेसिक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तुम्हारा बन जाएगा लेवल 3 में जाकर। क्लियर है बात? तो 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, L1 में भी वही है, L2 में भी वही है, L3 में भी वही है। L1 में बेसिक है, L2 में मीडियम लेवल है और L3 में थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हर कोई CFA बन सकता है? कुछ एलिजिबिलिटी होगा, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे। क्या एलिजिबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, अक्सर करियर में हम क्या करते हैं, 12th के बाद हमें कंफ्यूजन होता है हमें क्या करना है। बहुत सारे बच्चे बीकॉम करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये ट्रेडिशनल कोर्सेज CA CMA CS के तरफ चले जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ भी नहीं करते लाइफ में, मस्त इंजॉय करते हैं, कुछ बच्चे बिजनेस की लाइन पर निकल जाते हैं। तो 12th के बाद मेन डिसीजन मेकिंग होता है। एक तो 10th के बाद होता है साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, और 12th के बाद एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होता है कि तुम्हें क्या करना है, कौन से लाइन में जाना है। तुम बीकॉम वाले लाइन में जाओगे, बहुत अच्छे कॉलेज से बीकॉम भी कर सकते हो, बीकॉम BBA करके MBA CFA का प्लानिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। देखो क्या किया जाता है, अक्सर 12th के बाद हम एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाते हैं। प्रोफेशनल कोर्स मतलब जो ट्रेडिशनल CA CS CMA, जनरली ये 3 जब हम करते हैं, हम बीकॉम में उतना ध्यान नहीं देते, हम कोई भी कॉलेज से बीकॉम कर लेते हैं और ये 3 कोर्स में से कोई एक कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा जो तरीका है वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, हम एक बहुत अच्छे कॉलेज से क्या करें, बीकॉम या BBA करें, और बीकॉम एंड BBA एक अच्छे कॉलेज से करके अच्छे रेपुटेशन के साथ अच्छा डिग्री लेकर बीकॉम BBA का हम साथ में MBA या CFA कर सकते हैं। CFA हमेशा एक एड ऑन कोर्स होना चाहिए। एड ऑन कोर्स का मतलब है एक एक्स्ट्रा कोर्स। अगर तुम CFA को अपना मेन कोर्स मान रहे हो तो भी बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, लेकिन जब ये एड ऑन होता है तब ये बहुत दुगना बेनिफिट हमें देता है। जैसे मान लो कोई बच्चा CA बनने वाला है, CA कर रहा है, CA के साथ अगर CFA कर ले तो फिर ये चांदी की जगह क्या बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। डायरेक्ट सिल्वर की जगह गोल्ड बन जाएगा। CS के साथ CMA के साथ जनरली मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। CA के साथ CFA बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, MBA के साथ CFA बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। खाली CFA भी कर सकते हो, बीकॉम प्लस CFA, ये एक अच्छा ऑप्शन है। साथ में ये एक अच्छा ऑप्शन है, और तीसरा जो ऑप्शन है ये वाला एक अच्छा ऑप्शन है, बीकॉम करके MBA एंड CFA दोनों करना। जब तुम एड ऑन कोर्स में CFA को लग करते हो तब तुम्हें बहुत एडेड एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो एड ऑन कोर्स में अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर मेन कोर्स में करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनिशियल जो तुम्हारा पैकेज होगा, इनिशियल जो तुम्हें जॉब लगेगा वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना एक एड ऑन में लगेगा। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि CFA को एक एड ऑन कोर्स की तरह लो, ना कि एक मेन कोर्स की तरह। हम ट्रेडिशनल कोर्सेज के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज ये इंटरनेशनल कोर्स है। CFA इज अ इंटरनेशनल कोर्स। जो CFA इंस्टीट्यूट है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। CFA का रिक्वायरमेंट हर कंट्री में होता है, और CFA तुम कहीं से भी करो, वर्ल्ड में तुम्हारा सेम वैल्यू है। तुम US में जाओगे, CFA का डिमांड जो है वो इंडिया के डिमांड के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। CFA जो इंडिया में है वही CFA US में है, लेकिन CA में ऐसा नहीं होता। इंडिया का CA US का CA अलग अलग होता है। इंडिया का CA US में नहीं अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसको पहले ट्रेनिंग लेकर अपडेट होना पड़ेगा, वहां का कुछ छोटे मोटे डिग्रीज लेने पड़ेंगे तब वो कर पाएगा। US का CA इंडिया में सर्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन CFA के साथ ऐसा नहीं होता। CFA पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, तुम वर्ल्ड में कहीं पर भी करो, CFA का डिग्री है मतलब तुम्हारा वैल्यू है, ऑटोमेटिकली CFA को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसीलिए इसको एक इंटरनेशनल कोर्स माना जाता है। और इंटरनेशनल कोर्स आज के दिन में ग्लोबलाइजेशन जहां पर हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहे हैं, वहां पर इंटरनेशनल कोर्स करना एक हमेशा बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल कोर्सेज। ठीक है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम CA के साथ CFA करने का प्लानिंग कर सकते हो, तुम बीकॉम करके MBA और CFA करने का प्लानिंग कर सकते हो, या फिर तुम बीकॉम और सिर्फ CFA का भी प्लानिंग कर सकते हो। तो CFA को 3 तरीके से तुम डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना बीकॉम करना जरूरी है। चाहे तुम कुछ भी करो,
तुम्हें ग्रेजुएशन डिग्री ले लेना चाहिए, जो कि एक बैकअप के तौर पर तुम्हारे लाइफ में हमेशा तुम्हारे लिए काम आएगा। ठीक है, आ जाओ अब सीएफए के बारे में समझते हैं, कब किया जाएगा, कौन करेगा, क्या एलिजिबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, मतलब तुम्हें बीकॉम या बीबीए का डिग्री चाहिए, या फिर तुम फाइनल ईयर ऑफ बीकॉम बीबीए में भी अप्लाई कर सकते हो। या तो तुम बीकॉम बीबीए क्रॉस कर लिए हो, मतलब 12th के बाद इमीडिएट सीएफए नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सीएफए करना है तो पहले बीकॉम करना पड़ेगा। बीकॉम के जब तुम 3rd ईयर में रहोगे, 3rd ईयर में, या तुम बीकॉम पास कर लियो, दोनों में से कोई एक सिचुएशन में तुम सीएफए इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर सीएफए शुरू कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मिनिमम 4 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। अब ये जो 4 इयर्स है ना, यहां पर घपलाबाजी होता है। ठीक है, ये 4 इयर्स तुम्हारा कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह में ही तुम्हें करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये 4 इयर्स तुम कहीं का भी कोई भी सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, तो ये उतना टेंशन वाला बात जनरली होता नहीं है। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीकॉम या तो तुम कंप्लीट कर लियो बीकॉम बीबीए, या फिर तुम बीकॉम के फाइनल ईयर में हो। तुम बीकॉम के 1st ईयर या 2nd ईयर में शुरू नहीं कर सकते। 12th के बाद मतलब तुम 2 साल तक सीएफए नहीं कर पाओगे। जब तुम तीसरे साल में होगे अपने बैचलर्स डिग्री के, तो वहां पर जाकर तुम सीएफए के लिए अप्लाई करके सीएफए कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीएफए इंस्टीट्यूट एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेता है। अगर उसे पता चल गया कि तुम 2nd ईयर या 1st ईयर ऑफ बीकॉम में शुरू कर दिए हो सकता है वो तुम्हारी डिग्री को कैंसिल कर दे और तुम्हारा पूरा जो मेहनत है, जो पूरा पैसा है, वो वेस्ट हो जाए। इसीलिए हमेशा 3rd ईयर या बीकॉम और कंप्लीट करने के बाद ही तुम अप्लाई करो। ठीक है, मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, सीएफए का एक मेंबर बनने के लिए क्या होगा, 3 लेवल्स ऑफ एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे तुम्हें, पास ऑल द 3 लेवल्स ऑफ सीएफए एग्जाम एंड मीट द प्रोफेशनल कंडक्ट रिक्वायरमेंट। और प्रोफेशनल कंडक्ट रिक्वायरमेंट मतलब 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद तुम अप्लाई करो और मेंबर बन जाओ, एक फॉर्म फिलअप करोगे और मेंबर बन जाओगे। मेंबर बनते ही तुम्हारा हो गया झिंगा लाला, मतलब जॉब लगना तो अब निश्चिंत है। ग्रोइंग मार्केट है, बहुत ज्यादा डिमांड ग्रो कर रहा है सीएफए के लिए, और आने वाले 50 साल तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि सीएफए का डिमांड कंटिन्यूअसली राइज करेगा, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट राइज कर रहा है, लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो रहे हैं, लोग फाइनेंशियल एसेट्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, सीएफए चाहिए। इसीलिए सीएफए एक ग्रोइंग मार्केट है और ये बहुत तेजी से आगे जाकर और भी ग्रो करने वाला है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं लेवल 1, 2, 3 में क्या क्या डिफरेंस है, क्या होने वाला है तीनों लेवल्स में, और इसके बाद हम देखेंगे कितना खर्चा लगेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक बच्चे के लिए बिगेस्ट कंसर्न होता है कि कॉस्ट कितना लगेगा, सर ये बता दो। देखो, लेवल 1 में एग्जाम्स जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, एमसीक्यू एग्जाम्स होते हैं, मतलब पूरा पेपर एमसीक्यू होगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, बस टिकी 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 खेलो, बात खत्म। एमसीक्यू एग्जाम है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं, लेकिन एमसीक्यू एग्जाम है, आसानी से क्लियर किया जा सकता है। लेवल 1 बहुत ही बेसिक लेवल होता है। लेवल 2 आइटम सेट क्वेश्चन होता है, लेकिन यहां पर भी एमसीक्यू होता है। आइटम सेट का मतलब होता है तुम्हें एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और पैराग्राफ के बेस पर तुम्हें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू ही होगा, तुम्हें लिखना कुछ भी नहीं है, एमसीक्यू है, लेकिन अब की बार पैराग्राफ को पढ़कर एमसीक्यू लिखना है, मतलब केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन जनरली होता है, और क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यू होता है लेवल 2 में भी। लेवल 3 में होता है लेकिन ऐसे टाइप क्वेश्चन, पूरा रिटन पेपर होता है, लिख लिख कर हाथ दर्द हो जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा लेवल 3 में, पहले बता दे रहा हूं। लेवल 3 में अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर लेवल 3 तुम्हारा क्लियर होगा। ठीक है, लेवल 1 का एग्जाम साल में 4 बार होता है, हर 3-3 महीने के गैप में एग्जाम होता है। लेवल 2 का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एवरी 6 मंथ्स में एग्जाम होता है, जनरली जून एंड दिसंबर में होता है। लेवल 3 का एग्जाम भी साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में। तो लेवल 2, 3 2 बार, जून एंड दिसंबर, जून एंड दिसंबर, जून दिसंबर दोनों में होता है। लेवल 3 भी जून दिसंबर दोनों में होता है। ये होता है साल में 4 बार, एवरी 3 मंथ्स।
हर 3 महीने में एक बार एग्जाम होता है लेवल 1 का। तो लेवल 1 को क्लियर करने का तुम्हें 4 अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है एक साल के अंदर। ऐसा तो तुम अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हो, अटेम्प्ट्स का कोई यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम लेवल 1 50 बार भी दे सकते हो, लेवल 2 50 बार भी दे सकते हो, लेवल 3 50 बार भी दे सकते हो। कोई प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितनी बार कौन सा एग्जाम तुम अटेम्प्ट दे सकते हो। अक्सर क्या होता है, लेवल 1 जल्दी हो जाता है, लेवल 3 में थोड़ा टाइम लग भी जाता है कभी कभार, ठीक है। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन है ये सबसे तकलीफ देने वाला है। 6 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे में हमारा हालत खराब हो जाता है, और एग्जाम यहां पर होता है 6 घंटे का। तीनों पेपर जो होता है वो 6-6 घंटे का होता है। 3 घंटे के बाद एक ब्रेक मिलता है थोड़ा सा, फिर एक 3 घंटे का और सेशन होता है, लेकिन एक ही दिन में होता है। और मजे की बात ये बता दूं तुम्हें, 10 का 10 सब्जेक्ट एक ही दिन में होता है, ऑल 10 सब्जेक्ट। और क्वेश्चन मिक्स आता है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, पेपर अलग अलग होगा, क्वेश्चन मिक्स होगा। सारे 10 सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिक्स होता है, और 3-3 घंटे का 2 एग्जाम होता है। 3 आवर्स ब्रेक, फिर 3 आवर्स। यहां पर भी पूरा 10 सब्जेक्ट आएगा, यहां पर भी पूरा 10 सब्जेक्ट का मिक्सचर आएगा। मतलब पहले 3 घंटे में भी 10 सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिक्स होकर रहेगा, फिर यहां पर भी 10 सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिक्स होकर रहेगा। ऐसा हर एग्जाम में होता है। मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अलग अलग नहीं होता ना। 3-3 घंटे का पेपर में ऐसा नहीं कि पहले 3 घंटे में 5 सब्जेक्ट, नेक्स्ट 3 घंटे में 5 सब्जेक्ट। पहला 3 घंटे में भी 10 सब्जेक्ट पूरा आएगा, नेक्स्ट 3 घंटे में भी 10 सब्जेक्ट पूरा आएगा। तो पूरा ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम एक साथ होता है। 3-3 घंटे का 2 स्लॉट होता है, दोनों स्लॉट में तुम्हें एग्जाम देने हैं। यहां पर भी वही रूल है, यहां पर भी वही रूल है। तो एग्जाम पैटर्न हर में सेम है, बस पहला 2 में एमसीक्यू है, तीसरा में रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर खर्चा कितना लगेगा बता दो, कॉस्ट कितना इंकर होगा। कॉस्ट जो हमारा इंकर होने वाला है वो पूरा डिटेल में मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम को अपीयर करने के लिए। बिकॉज हर बच्चों का, हर फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड वैसा नहीं होता जैसा जो एग्जाम्स का रिक्वायरमेंट होता है। इस वजह से कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनरोलमेंट फी जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फी होता है, वो होता है $450, 450 इंटू 75, ठीक है, कर लेना आराम से, ठीक है। अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 30-35 हजार रुपए के आसपास आ जाएगा। दिस फीस पेड व्हेन यू फर्स्ट रजिस्टर फॉर द लेवल 1 एग्जाम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एनरोलमेंट फी। तुम ये एनरोल करके सीएफए इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बन जाओगे। अब लगता है एग्जामिनेशन फी, एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी। हर एग्जाम का जो फी होता है वो $900, $1200 और $1450 होता है। ये होता है अर्ली बर्ड। अगर तुम बहुत पहले रजिस्टर कर लोगे एग्जाम के लिए तो $900 लगेगा, थोड़ा सा लेट कर दिए तो $1200, और लेट कर दिए तो $1450। तो मैं मानकर चलता हूं, क्यों अननेसेसरी लेट करना, बेसिक स्टार्टिंग से रजिस्टर कर लो, मतलब $900 लगेगा। 900 इंटू 75, तो अप्रॉक्स हो गया ये 67,000 के आसपास अप्रॉक्स। तो ये हमारा 1 टाइम है और ये रेकरिंग है। ये 67,000 तुम्हें हमेशा देना पड़ेगा, हर बार देना पड़ेगा। मतलब लेवल 1 एग्जाम दिए, फेल हो गए, फिर से लेवल 1 देना है, फिर 67,000 देना पड़ेगा। लेवल 2 दिए, फेल हो गए, फिर से लेवल 2 देना है, फिर 67,000 देना पड़ेगा। 67,000 लेवल 1 में भी पे करना है, 2 में भी करना है, 3 में भी करना है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन फी है, दिस इज 1 टाइम, एक बार ही पे करना है। टोटल 37-38,000 जो है ये रेकरिंग नहीं है, ये एक बार पे करना है। और ये जो फीस है एग्जाम फी, हर बार पे करना पड़ेगा जितनी बार तुम जौन सा एग्जाम दोगे। लेवल 1 जितनी बार दोगे उतनी बार पे करोगे, लेवल 2 जितनी बार दोगे उतनी बार पे करोगे, लेवल 3 जितनी बार दोगे उतनी बार पे करोगे। तो अगर मैं एजम्पशन लूं कि तुम एक बार में क्लियर करोगे तो 1 टाइम फी कितना है, अप्रॉक्स 40,000 मान लेता हूं, और एग्जाम फी L1 का 70,000, L2 का 70,000 और L3 का 70,000। ये मैं अज्यूम किया हूं कि तुम एग्जाम एक बार में क्लियर करोगे, तो ये टोटल हो जाता है 2,50,000 रुपीज। ये तुम्हारा कॉस्ट हो गया, ठीक है। ये कौन सा कॉस्ट है, ये इंस्टीट्यूट का कॉस्ट है। अब इसके बाद प्लस स्टडी मटेरियल का कॉस्ट, प्लस ट्यूशन का कॉस्ट।
ठीक है, ये दो कॉस्ट और लगेंगे। स्टडी मटेरियल का कॉस्ट अप्रॉक्स एक सेमेस्टर में, एक एग्जाम में अप्रॉक्स 10,000 का स्टडी मटेरियल लेकर चल लो। और ट्यूशन का कॉस्ट अप्रॉक्स, अगर तुम अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो रेपुटेड इंस्टीट्यूट का कॉस्ट है अप्रॉक्स 50,000 रुपीज। तो ये हो गया और 30,000 और ये हो गया और 1,50,000। तो टोटल कितना आ गया? 2,50,000 प्लस 30,000, 2,80,000 प्लस 1,50,000, मतलब 4,30,000 रुपीज। 4,30,000 रुपीज तुम्हें देना पड़ेगा और टोटल तुम्हारा ये सीएफए का काम हो जाएगा। ओवरऑल ड्यूरेशन जो होता है वो 18 मंथ से 24 मंथ्स का होता है, 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स। इसमें तुम पूरा अपना सीएफए को कंप्लीट कर सकते हो, पहला एग्जाम से लेकर लेवल 3 तक। जनरली हर लेवल के बीच में 6 मंथ्स का गैप, 1 ईयर का गैप होता है, तो प्लानिंग करके करोगे तो 18 टू 24 मंथ्स में आराम से तुम्हारा कोर्स हो जाएगा। एक बार में करोगे तो 2 साल के अंदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट, मतलब तुम्हारा सारा एग्जाम कंडक्ट होकर तुम्हें तुम्हारा डिग्री मिल जाएगा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं 12th के बाद बात करूं, अगर मैं एक टाइमलाइन बना दूं तुम्हारे लिए 12th का, तो अगर मान लो 12th तुम्हारा है तो यहां से 2 साल तो ये तो तुम कर ही नहीं सकते। बीकॉम का जो 3rd ईयर होगा यहां पर तुम स्टार्ट करोगे, यहां से 24 मंथ्स, मतलब टोटल 12th बोर्ड एग्जाम से लेकर 4 इयर्स का ये जर्नी होने वाला है, जिसमें तुम अपना सीएफए भी कंप्लीट कर लोगे, साथ में बैचलर्स डिग्री अगर तुम कुछ कर रहे हो बीकॉम या बीबीए या ऐसा कुछ, तो वो भी तुम कंप्लीट कर लोगे। बीकॉम बीबीए जरूरी है, कोई एक बैचलर डिग्री मैंडेटरी है टू अपीयर फॉर सीएफए। ऐसा नहीं हो सकता कि 12th के बाद 2 साल तुम खाली बैठे हो फिर तुम सीएफए किए, यहां पर तुमने कुछ बैचलर्स किया ही नहीं। बैचलर डिग्री करना जरूरी है। तो अगर तुम लाइफ में सीएफए या कोई भी इंटरनेशनल कोर्स करना चाहते हो तो इंटरनेशनल कोर्स का रिक्वायरमेंट होता है बीकॉम बीबीए, ऐसा कोई एक बैचलर डिग्री। तो जरूर से 12th के बाद चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई ना कोई कॉलेज में बीकॉम बीबीए टाइप का एडमिशन करवा लेना, चाहे तुम पढ़ो ना पढ़ो लेकिन एडमिशन तो करवा ही लेना, क्योंकि लाइफ में पता नहीं ना कब तुम्हें कोई इंटरनेशनल कोर्स करने का मन कर जाए, तो वहां पर तुम्हें क्या मांगेंगे? तुम्हारा बैचलर डिग्री मांगेंगे। तो जरूरी है कोई ना कोई तुम्हें एक ऐसा कोर्स कर लेना है। क्लियर है बात? तो यहां पर हम डिटेल में डिस्कशन किए पूरा हमारा सीएफए के बारे में। उम्मीद है तुम्हें सीएफए के बारे में सब कुछ क्लियर है। अगर तुम्हें और कोई ऐसा कोर्स के बारे में जानना है, बहुत मन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। सीएफए के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, कमेंट का हम रिप्लाई जरूर से करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।